हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। अब जो है हम हमारा मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे। गुप्ता जो है हम बेसिकली वहां तक जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में जब वो कवर करते हैं तो लगभग अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास जो है गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी में डिक्लाइन आने लगा। अब वहां पे जब डिक्लाइन आने लगा तो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे काफी ज्यादा जो है डायनेस्टीज निकल के आई। वहां पे जो है फिर इंपॉर्टेंट 3 डायनेस्टी आगे जाके 8th सेंचुरी तक बन जाती है, जिनके बीच में रहता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। मतलब 3 डायनेस्टीज हैं, वो तीनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। ट्राईपार्टी जो है आपका पैटाइट स्ट्रगल, इसे यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से 3 मेन जो है उस तरीके से डायनेस्टी है। एक है पालाज, फिर है प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज। ओके, ये जो है आपके 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जो कि मेडिवल इंडिया में एक सिग्निफिकेंट आपका एक रोल लेके आते हैं, एक पॉलिटिकल राइवलरी लेके आते हैं, है ना। एक राइवलरी, आप ये जो वर्ड है आज के टाइम में आप क्रिकेट मैच या हर जगह भी देखते होंगे कि ना, व्हाट अ राइवलरी, कि एकदम डट के सामना लगे हुए हैं, नेक टू नेक फाइट इनकी चलती रहती थी हमेशा, प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक चलती रही। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल रहा है। अब ये जो है आप आपका, अब ये देखिए मैप इसलिए इतने प्यार से यहाँ पे रख दिया जाता है, इतने अच्छे से पीपीटी में, ताकि आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। एक ही बार आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा ठीक है, जो पालाज है ये इधर कहीं बिहार बंगाल के साइड में रहा है। राष्ट्रकूटाज जो है ये जो है आपके साउदर्न एरिया में रहा है। और गुजाराज प्रतिहाराज जो है आपका कहीं ना कहीं ये इधर वेस्टर्न साइड में रहा है। ओके, तो अब अगर आप इसको जैसे प्रतिहारास की जगह अगर आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, गुर्जरा प्रतिहारास, तो गुर्जरा से गुजरात इधर का एरिया में है, तो ऐसे आपको याद करने में ना वो आसान हो जाएगा। ओके, ऐसे में आपको आसान हो जाएगा। कभी अभी आपको पाला जैसे हमने यहाँ दिखाया, आगे जब कोई एक्सटेंडेड दिखाएगा तो कुछ उस समय ये छोटे होंगे, फिर ये लड़ेंगे, ये फाउट बैक करेंगे, तो ये इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। ओके, तो ये जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम पालास का देखेंगे, प्रतिहारस का देखेंगे, फिर राष्ट्रकूटास देखेंगे। बट आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली ये कब से कब फॉर्म हुआ, 8 से 12th सेंचुरी के बीच 400 साल का इनका लगभग स्ट्रगल रहा है इस तरीके से। प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि वो सबका एम्बिशन था कि हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया। वो देखिए, एक ये नॉर्दर्न है तो ये सोच रहे हैं मैं सेंट्रल ये सब एरिया को कवर कर जाऊं। ये लगभग लगभग सेंट्रल में समझिए तो नीचे से ऊपर ये जाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये लगभग लगभग था कि ये एरिया जो है हम कवर अप कर ले, तो सब उसी के लिए कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे। ओके, their continuous battle not only shaped the political landscape of the region but also influenced the cultural evolution। तो यस, इसके कारण क्या हुआ, कल्चरल इवोल्यूशन भी होते चला गया, एक मिक्सअप होने लगा। क्योंकि आप बार बार जाएंगे कि हर जगह एरिया अलग। यहाँ देखिए, यहाँ पे बंगाली बोली जा रही है, यहाँ पर लैंग्वेज वाइज भी देखा जाए तो मिथिला बोला जा रहा है, बाकी है यहाँ भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और उस तरीके से काफी ज्यादा कल्चरल जो है इवॉल्व हो रहे हैं एज अ कल्चर। तो इसकी यहाँ पे बात की गई है, ये डायनेस्टीज की, जब यहाँ पे जो स्ट्रगल यहाँ पर चल रहा था। ओके, तो सिर्फ पॉलिटिकल भी नहीं था, साथ में कल्चरल इवोल्यूशन भी लेके आया, जो इवॉल्व हुए काफी कल्चरली इस बीच में 8 to 12th सेंचुरी। ठीक है, अब बात यही है कि जब 6th सेंचुरी के आसपास जब गुप्ता का डायनेस्टी का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो पॉलिटिकली क्या हुआ, सब कुछ जो है वो फ्रेगमेंटेशन में होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। आपने ये भी देखा होगा कि जब भारत की आजादी का वक्त आया था 1947 के आसपास, तो अंग्रेज छोड़ के चले गए। उनका भी बोलना था कि जो इंडिया है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वल्केनाइज हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, है ना। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है उसको एक तरीके से एकीकरण करने में काफी ज्यादा हेल्प किया है ना, किस तरीके से जो है वो सारे पार्ट्स को इंडिया में लाया जाए। तो वही यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे फ्रेगमेंट हुआ था, तो वही सोचा गया कि वहां भी फ्रेगमेंट हो जाएगा इनटू पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, गिविंग राइज टू सेवरल रीजनल पावर। तो काफी रीजनल पावर्स रही, फिर हर छोटी छोटी पावर जो है आपस में लड़ी, उससे एक बड़ी पावर निकल के आई। जैसे कि हमने एंशिएंट इंडिया में देखा कि मगध किस तरीके से निकल के आया था, तो वैसे ये 3 पावर जो है राष्ट्रकूटास, गुजारा प्रतिहारास और पालास, ये निकल के आए। इसके अलावा भी जो है देखिए, चेर, चोला, पांड्यास, इनके बीच में भी ट्राइपार्टी चलता रहता था हमेशा। ठीक है, चेर चोर पांड्यास, ये भी हमेशा चलता रहता था। बट अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, ये जो आपका गुर्जरा प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास। क्लियर। इसमें अगर हम देखें कि
इकोनॉमी जो थी इस बार वो प्रॉपरली क्या थी, ये एग्रीग्रियन थी, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड ही वहां पर जो है इकोनॉमी थी। सपोर्ट मिलता था ट्रेड नेटवर्क का, एक्सपांशन ऑफ अर्बन सेंटर्स का, लेकिन मेन क्या था, एग्रीग्रियन थी। आज के टाइम में अगर कहा जाए कि भारत की मेन इकोनॉमी क्या है, तो आप यही मार के आ जाइएगा कि हाँ सारे लोग तो यार खेती कर रहे हैं। जी नहीं, आज के टाइम में क्या सर्विस सेक्टर है। आज के टाइम में क्या है, सर्विस सेक्टर, ये बात समझनी है। भले हो सकता है कि मोर देन 50% पॉपुलेशन या अराउंड 50% आज भी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड में ही लगी हुई हो, बट हमारी इकोनॉमी अब सर्विस सेक्टर है। ओके, तो उस समय जो मेन था, अगर मानिए भारत जो है 100 रुपए कमा रहा है, तो आज के टाइम में कहीं ना कहीं 60 रुपए सर्विस से कमा रहा है, 22 रुपए के आसपास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहा है, 18 रुपए एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड माइनिंग और जो भी इसमें होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, आप पकड़ लीजिए, इससे कमा रहा है। ठीक है, पहले के समय क्या था, एग्रीकल्चर इससे ही सबसे ज्यादा कमाई होती थी। आई बात समझ में? तो ये सब चीज जो है लॉजिक हमेशा आंख कान अपने ओपन रखने हैं, जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, ताकि आप इंटर कनेक्ट करके आंसर लिख पाए। बहुत बार आप भी सुनते होंगे कि आंसर्स इस तरीके से हो कि जिसमें सब कुछ वहां पर ये रहे, कि आप जो हिस्टोरिकल फैक्ट पे भी बात करें, ज्योग्राफिकल पे भी करें, हर पे करें, ये आपको लगेगा यार सर टॉपिक तो ये रहता है हिस्ट्री का, फिर बोलते हैं ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल फैक्ट, फिर कहीं ज्योग्राफी दे देते हैं वहां भी बोलते हैं सारे फैक्ट्स। कैसे? ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट योर ओन थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस वहां पे आपको करना होगा। उसी के बाद आप ये सब चीजें जो है कर पाएंगे, या फिर जो साथ में हमारे वीडियोस देख रहे हैं उससे भी आपका जो ये वे है वो डेवलप होगा कि अच्छा हाँ इसे इस तरीके से देखा जा सकता है, इसे ऐसे किया जा सकता है। ओके, जिसमें जो एज दिस इमर्जिंग पावर वेट फॉर सुप्रीमेसी, अब सबको भी सुप्रीमेसी चाहिए थी, कॉम्पिटिटिव थे ओवर वाइटल रिसोर्सेज। तो वाइटल रिसोर्स की, अब देखिए होता क्या है कि ये सब जो एरिया था हमने देखा है एंशियंट हिस्ट्री में, अब वो भी दिमाग में ये रखना चाहिए कि यहाँ पर आयरन ओर्स और ये सब झारखंड और ये सब एरिया में काफी ज्यादा थे, तो यहाँ पे मिनरल्स कहीं बहुत ज्यादा थे, कहीं पर जो है एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, कहीं पे आर्किटेक्चर अच्छा था, कहीं पे कुछ अच्छा था। तो इसके कारण क्या है कि हर किसी को सुप्रीमेसी चाहिए थी, तो हर कोई चाहता था कि हम एक पूरा एरिया अगर कवर अप करेंगे तो इसके साथ क्या है, हमें बाकी रिसोर्सेज और ये पावर्स भी मिलती चली जाएगी, प्रेस्टीज तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक वाइटल रिसोर्स, ट्रेड रूट्स भी फिर इसके बाद मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज आप अपने अंपायर में करते रहिएगा तो आप उतने ज्यादा फ्लरिश नहीं करिएगा। तो ट्रेड रूट्स वगैरह भी फिर बनाने को, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दियर प्रोलॉन्ग स्ट्रगल। क्योंकि सबको लगता था कि यार ये यहाँ पे अगर ये एरिया मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, किसी को अगर यहाँ पे मिल जाए अच्छा रहेगा, किसी को लगे यहाँ पे मिल जाए एकाध एरिया तो अच्छा रहेगा। तो वो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की ये होनी चाहिए। जैसे हमने कारगिल का युद्ध देखा, उन्हें लगा ना कि कारगिल का पॉइंट अगर हमने ले लिया तो आसान हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर भारत पे आक्रमण करना। तो वैसे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर चलती चली गई। ठीक है, पालास, प्रतिहारास जो कि गुजारास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में, कहा कब से कब तक प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, 8 से 12th सेंचुरी के बीच में, किसके बाद, गुप्ता के बाद। ओके, ये चीजें जो होने लगी कौन से यहाँ पे ये था, ये था आपके प्राइमरी एग्रीरियन इकोनॉमी थी। ठीक है, जो कि काफी फ्लरिश कर रही थी। ये इतना समझ में, तो ये सारी चीजें जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस के लिए अपनी नक्शा वगैरह देख लिया, आप ऐसे ही अगर सिंपल सा इतना ही एक एरिया कवर कर दें, एक रफ, तो एग्जामिनर को भी इसी तरीके से आप बना दे तो अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इन्हें पता है कि कहाँ कहाँ पे मेजर एरियाज में है और किस तरीके से ये बात कर रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट के बाद जो है हम अब देखेंगे पालास के बारे में, कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे ही प्रतिहारास के बारे में पूरा इंटू इंड कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रकूटास के बारे में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे पालास जैसे आपने किसके मैप से रिलेटेड हम बात करेंगे, प्रोमिनेंट रूलर क्या थे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या रहा है, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहां का रिलीजन कैसा था, इसके बाद जो लिटरेचर कैसा था उनका, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, और आखिरी में पारस का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सेम हम राष्ट्रकूटास और बाकी के लिए इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है हमारा सब कुछ कंप्लीट होगा कि लिटरेचर भी हमें समझ में आएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी समझ में आएगा। ओके, तो चलिए ये हम अगले वीडियोस में जो सीरीज जो ला रहे हैं हम आपकी हिस्ट्री की, वहां पे ये सब कवर अप हो जाएगा। ओके, तो अब कंटिन्यू आप ये देखते रहिए। और जी हाँ, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, एंड ज्वाइन बटन से हमारी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।